स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर। आपने बाकी सभी चैप्टर्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करवाए थे मैंने और साथ ही साथ 2 से 3 चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल चुके होंगे। और जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का तो हमने बिल्कुल सेपरेट चैप्टर किया था, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना कहीं 30 से 35 नंबर के रिगार्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के एग्ज़ाम में 30 नंबर का आया है, किसी के एग्ज़ाम में 35 नंबर का है। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो प्रोसेस है, मेथड है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना। आज हम करने वाले हैं प्लेसमेंट और इंडक्शन। बहुत ही छोटा सा है चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर और बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब आपके सिलेक्शन हो चुका है, आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था ना, उन एग्जाम्पल के थ्रू ही इनको हम करेंगे। अब देखो, आज क्या पता कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो जो आज ही इस चैनल पर नए आए हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने हों। तो सभी के लिए कॉमन एग्जाम्पल वही है एज इट इज़, जो मैंने आपको न्यूज़पेपर के थ्रू समझाया था। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस याद होगा आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा के रिगार्डिंग जो आवेदन की पॉइंट था ना, वो समझा था। मैं आपको दिखा देती भी हूँ, मैंने अभी रखा हुआ है। इसके थ्रू मैंने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का पूरा चैप्टर करवाया था। उम्मीद है आपने वो देखा होगा और मैं सजेशन करूंगी कि आप उसको देखो, क्योंकि मैंने ये लाइव एग्जांपल दिया था कैसे आपको अट्रैक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से आपको अट्रैक्ट करती है, कोई कंपनी आपको अट्रैक्ट करती है कि आप इस एप्लीकेशन को फिल करें और आपका एक सिलेक्शन जरूर होगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा के लिए 1 मई तक कर सकेंगे आवेदन। मीन्स कि ये लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने से पहले जो गवर्नमेंट है, जो कंपनी है, इवन वो प्राइवेट हो, वो सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, कैसी भी कंपनी, उसने सबसे पहले क्या किया होगा, उन्होंने प्लानिंग की होगी कितने पोस्ट के लिए और कौन सी पोस्ट के लिए किस तरह का क्राइटेरिया रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज का क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया को सेट करने के लिए पहले क्या किया होगा, प्लानिंग की होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं दोबारा से वही एग्जांपल, देखो मैं यहाँ पे ना 2022 का क्राइटेरिया नज़र आ रहा होगा कि 2022 में एसएससी सीजीएल में 37,409 पद के लिए क्या निकली थी, वैकेंसी निकली थी। तो यहीं पर हमारा 37,409 वैकेंसियों का ही एग्जाम्पल एज इट इज चलेगा। अब सबसे पहले तो कंपनी ने क्या किया होगा, प्लानिंग की होगी, है ना। प्लानिंग करने के बाद इस न्यूज़ को कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंट पोस्ट, मतलब जो पोस्ट है वो वैकेंट है, उसके लिए लोगों को क्या किया, रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें परसुएट करा। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ऐसे प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जैसे हम कहते हैं ना प्रोस्पेक्टिव बायर, जो उस चीज़ को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। इस तरह से एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, कैंडिडेट्स भी होते हैं जो उस पोस्ट के लिए इच्छुक होते हैं कि हाँ हम इस पोस्ट पर काम करना या फिर इसका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और देन हमारी यहाँ पे पोस्ट लग जाएगी। तो मतलब उन लोगों को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है कि आओ और एप्लीकेशन को क्या करो, अप्लाई करो, इन एप्लीकेशन के ऊपर क्या करो, अप्लाई करो। और ये हमेशा पॉजिटिव क्या होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है जी, हमने ये भी पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही फिर हमने क्या किया था, सिलेक्शन की बात की थी। सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होती है। मीन्स कि इस 37,409 पोस्ट के लिए कितने मतलब मैक्सिमम लगा के चलते हैं कि हमने 30 लाख लोगों को 30 लाख लोगों ने क्या किया था, एप्लीकेशन को फिल किया था, ठीक है। और इनको किस तरह से कंपनी छाटेगी ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 30 लाख थे, 10 लाख कब निकले, 10 करके हमने किस तरह से इनको एलिमिनेट किया। बेस्ट कैंडिडेट को हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसको, बेस्ट कैंडिडेट को। अब नेक्स्ट आता है, सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के बाद होता है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन के बाद होता है हमारे ओरिएंटेशन। अब आप ये शब्द कहोगे कि ये तो हमारी बुक के अंदर नहीं है ओरिएंटेशन। बिल्कुल जी है, बिल्कुल है। बुक चैप्टर का नाम ही तो प्लेसमेंट इंडक्शन है ना। ओरिएंटेशन पीछे आपको यहाँ पे शब्दों में नजर आएगा कि इनका मतलब क्या है। देखो मैं आपको हमेशा डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो आपको कि क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप आगे जाके मास्टर्स में भी जाएंगे, तो जब तक आपको छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी कि इंडक्शन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। दोनों सिमिलर होते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ ये कहते हैं दोनों सिमिलर होते हैं, बट मैं आज आपको इनके दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आज हम इन तीनों प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो मैं प्लेसमेंट का बारे में आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद की बात में बात करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब होता है
मान लीजिए 37,409 जो कैंडिडेट है ये सेलेक्ट हो गए हैं। अब इनको क्या देना है, जिस पोस्ट के लिए इन्होंने फॉर्म फिल किया था, इन्होंने फॉर्म क्या किया था, फिल किया था, जिस पोस्ट के लिए, उस व्यक्ति को उस पोस्ट पर क्या किया जाता है, उस पर बिठा दिया जाता है। ये लो भाई तुम्हारी कुर्सी, कुर्सी कैसी बनेगी, यस ये लो जैसी बनी है, समझ लो मतलब कि ये आपको वो क्या है, उस पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने रिक्रूट किया था, जिस पोस्ट के लिए आपने क्या किया था, अप्लाई किया था। अब देखो आपने बहुत सी पोस्टें देखी होंगी, जैसे कि काफ़ी तरह की पोस्ट निकलती है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, कि एक तो जैसे कि पियन की होती है, एक क्लर्क की होती है, क्लर्क की निकलती है, ठीक है। देन उसके बाद कोई और जैसे पीए की निकलती है बैंक के अंदर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, ठीक है, एमडी होता है, ठीक है। इन सभी पोस्टों के ऊपर क्या है, अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग प्रोसेस है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया है जिनकी क्लर्क के ऊपर मतलब पोस्टिंग हुई है, तो उसे क्लर्क की पोस्ट पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, मतलब वहाँ रखा मतलब उसे वो पोस्ट की सीट पर आपको वहाँ बिठा देंगे। अगर किसी ने पीए के लिए किया तो पीए के लिए, सीईओ के लिए करा सीईओ के लिए, मतलब अलग अलग पोस्ट को के ऊपर अलग अलग पर्सन को बिठा देंगे। मीन्स कि जिस पोस्ट के लिए जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया था उस पोस्ट पर उस बंदे को बिठा देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट इज द एक्शन ऑफ प्लेसिंग समवन, किसी को क्या देना, जगह देना। एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब, एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, उस जॉब के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या रख दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि जॉब को, एक सेकेंड, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जॉब को रखेंगे। अभी ये पॉइंट आएगा, अभी पहले आपने इसका बेसिक पॉइंट समझिए, ये थोड़ा सा एडवांस में हो गया, पहले इसका बेसिक पॉइंट समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखो क्या लिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, कि प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें उनकी जो पोस्ट है, उन्हें उनकी जो जॉब है वो उन्हें सौंप दिया जाता है। इट इज़ एन एक्चुअल पोजिशनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ स्पेसिफिक जॉब। ये एक एक्चुअल सिचुएशन होती है, ये रियल लाइफ की बात की जा रही है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रियल लाइफ के बाद अंदर आपको क्या किया जाता है, उस स्पेसिफिक जॉब के अंदर आपको एक्चुअल में बिठा दिए जाते हैं। प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब। प्लेसमेंट क्या है कि सही व्यक्ति उस सही जॉब पर ही अप्लाई करें। अब मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, एक यहाँ पर ना एक और पोस्ट लगा लेते हैं, सीए की पोस्ट, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या है, टैली नहीं आती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं पता, और उस व्यक्ति को उस सीए की पोस्ट पर, चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट पर क्या कर दूँ, मान लीजिए मैं इसको क्लर्क वाले इंसान को ही इसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूँ, क्या ये व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं, यस या नो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर पाएगा ना। तो यही बात कह रहा है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पर ही अपॉइंट करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम उस प्लेसमेंट के अंदर हम यही करते हैं। इट इन्वॉल्व द असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एन इंडिविजुअल, देन उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। एंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को प्लेस कर दिया जाएगा जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ पा रहे हो, जॉब क्या थी, सीए की पोस्ट थी, तो सीए वाला ही व्यक्ति इसके ऊपर आएगा और कोई नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो अपनी वर्किंग को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और वर्किंग अच्छे से नहीं करेगा, कारण क्या होगा, अगर मैं इस मान लीजिए क्लर्क को इस वाली पोस्ट भी उठा दूँ, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, अब देखो उसको इसके इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, अगर वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो डिससेटिस्फाई रहेगा, नॉर्मल सी बात है, वो संतुष्टि नहीं है उस पोस्ट से, तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी नुकसान होगा और उस व्यक्ति को भी नुकसान होगा। व्यक्ति को क्या नुकसान होगा कि वो उस कंपनी को छोड़ के जा सकता है कि उसका मन ही नहीं लग रहा भाई, उसको जो काम चाहिए था, उसको जो क्लर्क का काम चाहिए था, उसको वो चाहिए। समझ पा रहे हो, सीए वाले को सीए का काम देंगे, एमडी वाले को एमडी का काम देंगे।
तो सही पर्सन सही जगह पे पोस्टिंग होगी, और जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, जो भी जॉब की नीड थी, उसके हिसाब से पर्सन को बिठाएंगे। ये नहीं होगा कि पर्सन को जॉब के हिसाब से। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द जॉब शुड नॉट बी एडजस्ट, जॉब को एडजस्ट नहीं करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय जॉब को एडजस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को एडजस्ट करेंगे उसकी जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि द जॉब ऑफर टू द एम्प्लॉय मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, पर्सन की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दी जाएगी। ठीक है, द जॉब मस्ट बी नॉट टू बी हायर देन हिज क्वालिफिकेशन एंड आल्सो नॉट लोअर देन हिज क्वालिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए कि ये जो पोस्ट है, मैं इसका छोटा एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है टीचर, यहाँ है पीएन, यहाँ है प्रिंसिपल। इन शब्द के बारे में सबने सुना होगा, कौन कौन क्या होता है, राइट। अब मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन किसके कंपैरिजन में है, ये टीचर के कंपैरिजन में। अब ये नहीं होना चाहिए कि इस पर्सन को इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हायर पोस्ट पे मतलब पोस्टिंग कर दे दे, मीन्स कि उसको प्रिंसिपल बना दे, और ना ही ये होना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन से लोअर होनी चाहिए, मीन्स कि उसको पीएन पे बिठा दे। पोस्टिंग हमेशा क्या होती है, पर्सन की क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। ये बेसिक पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए। प्लेसमेंट वही होगी जब क्या है कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और जॉब की रिक्वायरमेंट दोनों को मैच किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे यही कह रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडक्शन का पॉइंट आ जाएगा, इसको हम बाद में करेंगे। प्लेसमेंट करना सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही मैंने अभी बताया। अब मान लीजिए इस पर्सन को टीचर की बजाय पीएन के ऊपर पोस्टिंग कर दी। पहली बात तो वो डिसएग्री होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, है ना। अब वो डिससेटिस्फाइड होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो, एक सेकेंड यहाँ पे लिख ही दे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यस। देखो, अगर एम्प्लॉय को सही अच्छे ढंग से अपॉइंट नहीं किया गया तो क्या परिणाम निकलेगा। पहली बात तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा कि उसे जॉब ही नहीं पसंद आई, फ्रस्ट्रेटेड होकर वो काम करेगा, और फ्रस्ट्रेटेड होकर काम करने का मतलब क्या है, उसका उस जॉब के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। समझ पा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड है तो दैट मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसका उस जॉब के अंदर क्या नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता भाई। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब मुझे कोई ये कहे कि आपको टाइपिंग का काम करना है या फिर आपको कोई और काम करना है, तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे बस पढ़ाया जाता है, दैट्स इट। अगर मुझसे कोई और काम करेंगे तो क्या होगा कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी, मैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी। ठीक है, तो ही कैन नेवर गिव हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब वो बेस्ट नहीं दे पाया तो क्या होगा, कंपनी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। ये पॉइंट्स है, आगे कभी सोचो मैंने ऐसी, ये आपको एग्जाम्पल समझाने की प्रोसेस बनाई हुई कि आगे जो प्रॉब्लम्स है और आगे जो ऑब्जेक्टिव्स है प्लेसमेंट के, ये यहीं से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उसको डिससेटिस्फैक्शन हुआ, वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर काम कर रहा है। कारण क्या है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट ही नहीं दिया तो क्या वो काम अच्छे से कर पाएगा, जी बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोडक्शन जो क्या है वो कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा। किसको, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा, साथ में जो ये पर्सन है, एम्प्लॉई है, ये तो होगा ही डिससेटिस्फाई। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन के बेस पे मान लो इंसेंटिव देने की, बोनस देने की, कमीशन देने की स्कीम है, वो प्रोडक्शन ही नहीं अच्छा किया तो ये फिर वैसे पहले ही मोराल डाउन है इसका, तो क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता ये, है ना। तो इसका मोराल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण ये इस पोस्ट को छोड़ के भी चला जा सकता है, टर्नओवर भी हो सकती है, या फिर वो बीच बीच में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ मार लेते हैं। ये तभी होता है जब वो पर्सन उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता, जब वो उस व्यक्ति उस जॉब से संतुष्ट नहीं होता। तो सबसे
मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है, सिलेक्शन के बाद उसे काम ऐसा दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिटेड होगा, वो खुद के लिए भी बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना कि प्लेसमेंट इज़ अ राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर मिस प्लेसमेंट हुई ना तो ये सभी रिजल्ट होंगे जो मैंने अभी आपको समझाई है। सबसे पहला क्या था कि डिससेटिस्फैक्शन होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा, वो उसका जो लेबर टर्नओवर हो सकती है वो छोड़ के जा सकता है, और क्या है मोरल डिक्रीज हो सकता है, या फिर वो छुट्टियां मना लेगा, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए उसको मशीन का काम थी, उसे मशीन चलानी नहीं आती, रोकेगा, लो तुम्हें मशीन चलानी है, आपको ऊपर प्रेशर है, तुम्हें ही मशीन का काम करना है। तो एक्सीडेंट का मतलब क्या है, वो मशीन के अंदर ऐसे मान लीजिए जो इक्विपमेंट जहाँ डालने चाहिए थे वहाँ नहीं डाले तो मशीन ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सीडेंट ही होगा, एक कंपनी के लिए नुकसान होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेसमेंट। टाइप ऑफ प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि किस तरह की क्या होती है प्लेसमेंट्स होती है। देखो मैंने वैसे इन सबके नोट्स बनाए हुए हैं, आपको ये नोट्स क्या है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि अब जब तक आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे तब तक क्या है वो चीज़ें लर्न नहीं होती। बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ द प्लेसमेंट, किस तरह से हम प्लेसमेंट करते हैं। एक ट्रेडिशनल प्लेसमेंट होती है, एक हमारा डिफरेंशियल प्लेसमेंट होती है। क्या होता है ट्रेडिशनल प्लेसमेंट के अंदर, देखो मैं इसके अंदर एग्जांपल देती हूँ। ये वाला एग्जांपल कहाँ गया, ये वाला। अब मेरे पास क्या है, यहाँ फिर एक पोस्ट बना लेते हैं, ये हम टीचर की लेंगे। ठीक है, ये पोस्ट क्या है, वैकेंट है, खाली है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, और यहाँ पर ये व्यक्ति आया है। ठीक है, एक तो काम, चलो पहले ना ये काफ़ी सारी ले लेते हैं। ये तीनों पोस्ट खाली हैं, प्रिंसिपल की, टीचर की, पीएन की, और ये जो पर्सन है ना इस पोस्ट के लिए आया है, इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरीके हैं इस पर्सन की रिक्रूटमेंट करने के लिए, इस पर्सन की रिक्रूटमेंट नहीं, प्लेसमेंट करने के लिए। पहला तरीका क्या है कि इस पर्सन को क्या करे, सबके साथ कंपेयर करें, सबके ऊपर उनसे क्या किया जाए, काम करवाया जाए। समझ रहे हो, एक व्यक्ति के द्वारा काफ़ी सारी जॉबों को कंडक्ट करवाना, सबसे अच्छी जिसमें परफॉर्मेंस होगी ना उसे उसी की पोस्ट पर सेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए इस पर्सन ने बढ़िया काम किया प्रिंसिपल का, तो इसे इसी की पोस्ट पर सेट कर देंगे। मीन्स कि इस पर्सन को सभी पोस्टों पर पहले काम करवाया, फिर ये देखा कि किसमें काम बढ़िया कर रहा है, किसमें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी है उसे वही पोस्ट क्या कर देना, दे देना। ये जो तरीका होगा, इस तरीकों को क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल प्लेसमेंट कहेंगे इसको। मतलब कि डिफरेंट पोस्ट पर इस पर्सन को क्या किया, ट्राई किया, देन उसको सेलेक्ट किया। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल, क्या है, ट्रेडिशनल प्लेसमेंट। ट्रेडिशनल प्लेसमेंट क्या होता है, जिसके अंदर जिस पोजीशन के लिए आया है ये व्यक्ति उसको वहीं पर प्लेस करना। मान लीजिए इसकी जॉब क्या है, टीचर के पोस्ट के लिए है, तो इसे टीचर की पोस्ट पर ही रिक्रूट कर, मतलब उसको पोस्ट देना। ये नहीं है कि आप बाकी जगह पर उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एक सेकेंड, इट अटेम्प्ट टू मैच द कैंडिडेट। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल प्लेसमेंट के अंदर जो कैंडिडेट को मैच किया जाता है, उसकी स्किल को मैच किया जाता है, उसकी नॉलेज को मैच किया जाता है, उसकी एटीट्यूड को मैच किया जाता है, उसकी एबिलिटी को मैच किया जाता है, किसके साथ, वेरियस जॉब फॉर विच ही कैन बी मोस्ट सुटेबल। सभी जॉबों के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा, जिसके अंदर वो मोस्ट सुटेबल है, बढ़िया काम कर रहा है, उसको वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। इट्स प्रोवाइड द इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी टू HR मैनेजर टू इफेक्टिवली यूज ऑफ ए सच कैंडिडेट। उस कैंडिडेट का क्या है, हम सही प्रयोग कर पाएंगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है क्योंकि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है,
प्रिंसिपल के पोस्ट पे थोड़े दिन के लिए उसने अच्छा काम किया, फिर नहीं किया, तो मान लीजिए फिर उसको टीचर की जॉब पे कर देंगे कि हाँ सेकंड परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट यहाँ थी। बट ट्रेडिशनल प्लेसमेंट के अंदर तो क्या होता है कि जिस पोस्ट के लिए वन स्पेसिफिक पोस्ट जॉब फॉर विच ही कैन बी मोस्ट सुटेबल, जिस पोस्ट के लिए था उसे ही पोस्ट पर क्या करना, उसे प्लेसमेंट देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सिमिलर है किसके, जो हमने अभी ऊपर पढ़े। प्लेसमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले क्या है, रिडक्शन इन द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो क्या है उसको रिड्यूस कर जाता है। अब मान लीजिए, अब देखो आपको जिस व्यक्ति को टीचर की जॉब चाहिए थी उसे टीचर की ही मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होगा और उसके माइंड में जो प्रेशर है, फ्रस्ट्रेटेड है माइंड, मतलब जो थका हुआ है वो नहीं रहेगा। ठीक है, द प्लेसमेंट क्लैरिफाई द रैंक। प्लेसमेंट की हेल्प से क्लैरिफाई मतलब आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस जॉब के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय आर मेड क्लियर ऑन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट रिलेटेड टू द जॉब। जब प्लेसमेंट की जाती है तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सभी चीज़ें उनको पता होती हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है, मोरल हाई होता है और रिड्यूस हो जाता है उसका फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि उसका जो प्रेशर है, जो कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको इस चैनल पर, हमारे जो कंसेप्चुअल स्टडी चैनल पर और साथ में क्वेश्चन पेपर चैनल पर आपकी स्ट्रीम के सभी वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा थकावट महसूस कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह जाकर ऐसे वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये सर्विस इसलिए प्रोवाइड की गई थी, जैसे क्वेश्चन पेपर के लिए हमने स्पेशल चैनल बनाया जहाँ पर आपके जो रिसेंट 2023 के, 22 के, 21 के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो 12 अप्रैल तक सारे क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। और आई होप HPU यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर 20 से 22 अप्रैल तक सारे अपलोड हो जाएंगे। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या है कि आपका फ्रस्ट्रेशन हमने क्या किया, कम किया, कि आपको सभी जगह के सभी तरह के क्वेश्चन पेपर, सभी तरह के जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर आपको उस चैनल पर मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, आप जिससे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो काम करने में इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, उसे बोला जाता है टर्नओवर। रिडक्शन का मतलब तो पता है, ये कम होना। लेबर टर्न मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो प्रोसेस इस तरह से चल रही है, तो नॉर्मल सी बात है उसमें व्यक्ति जो छोड़ के जाने वाली जो परसेंटेज होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। कहने का मतलब जो परसेंटेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिसके अंदर ही आप ये देख पाओगे कि लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं। कारण यही है कि उनके लेवल की, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। अगर उन्हें उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिल रही होती है तो ये जो लेवल है ना, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। किसका? लेबर द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। यही बात है, मेन वही बातें रिपीट हो रही है। मेन बात क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट है और ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है, अगर उन दोनों का मैच हो रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन उनके जॉब के अकॉर्डिंग है, उनकी सैलरी उनके जॉब के अकॉर्डिंग है, जो वो चाह रहे थे उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, तो उनकी जो छुट्टियां मारने का पॉइंट, ठीक है, अब काम अच्छे से ना करने का पॉइंट, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, उनकी एबिलिटी जो है वो अगर मैच हो रही है तो बेटर वे में है, टाइमली आप कंप्लीट कर पाओगे टास्क को। नॉर्मल सी बात है, जब तक आपको सही, आप खुश नहीं होंगे ना किसी काम को करने के रिगार्डिंग, आप उस काम को अच्छे से नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। अब अगर मैं आपका ही एग्जांपल लूँ, आपको अगर बुक्स पढ़ने के लिए बोल दें, आपके पेरेंट्स जब बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ऐसा है वैसा है, तो आपके माइंड में थोड़ा ये होता है कि नहीं ऐसा नहीं। कई बच्चों के माइंड में होता है, कई ऐसे खुश भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, मैं कुछ परसेंटेज बता दूँ। बट आपको ये कहा जाए कि गेम चलो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं और कुछ ऐसे फ्री फायर, ठीक है, PUBG खेल देंगे, तो बिना आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को फटाफट कर दोगे। ये भी नहीं देखोगे कि हाँ आपका समय है जो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इन कामों में करने के लिए, क्योंकि इनसे कोई भी फीडबैक अच्छा नहीं निकलने वाला। हाँ, ये तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट अगर आप डेली इस चीज़ को करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को
कहीं ना कहीं आप अपना टाइम क्या है बर्बाद कर रहे हो। तो क्या है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई काम मिल रहा है तो आप उसमें हर चीज़ को अच्छा परफॉर्म करोगे, अपने टारगेट को भी अचीव करोगे, टाइमली परफॉर्मेंस भी करोगे। तो यही बात इसके अंदर लिखी हुई है, रिपीट एंड रिपीट। नेक्स्ट क्या है, अगर प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो बात की गई है। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। पता है क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय क्या उम्मीद करते हैं जॉब से, जो उम्मीद कर रहे हैं कौन, एम्प्लॉय। अब ये मान लीजिए ये पर्सन है, ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद कर रही है, क्या उसकी जो सैलरी है, उसका जो बोनस है, उसकी जो पोस्ट है, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे मिले, उसकी किसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में जब मान लीजिए किसी ने क्या कर रखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जहाँ पर देखो, मान लीजिए किसी ने एमकॉम की है और किसी ने बीकॉम की है, तो एमकॉम वालों को एमकॉम के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, और बीकॉम वालों को बीकॉम के हिसाब से जॉब मिलेगी। तो समझ पा रहे हो। तो एम्प्लॉय क्या उम्मीद कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन से कि उसको उस पोस्ट पर उसकी सैलरी उसकी इस तरह से होनी चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इस पोस्ट पर उसकी सैलरी, बोनस, क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट नहीं देती है तो वो कहीं ना कहीं निराश होकर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर उससे निकल जाएगा। ये कह रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट गुड सैलरी स्टेटस टू अचीव देयर पर्सनल गोल, समटाइम द सैलरी ऑफर टू एम्प्लॉइज बिलो इट्स एक्सपेक्टेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है। इट्स मे बी रिजल्ट टू द मिसमैच बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एक्सपेक्टेशन एंड द जॉब। ये क्या कह रहा है कि इन्हीं के कारणों से जो एम्प्लॉय होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके बीच में मिसमैच हो जाता है, और मिसमैच होगा तो ये जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू हो जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, जॉब एक्सपेक्टेशन। जॉब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, अब तो एम्प्लॉय उम्मीद कर रहा था किससे, अपनी कंपनी से, किससे कर रहा था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें ये रिटर्न देगी, है ना। बट अब क्या कर रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद कर रही है कि हम जिस एम्प्लॉय को हम रिक्रूट कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉय को हम पोस्ट पर लेकर आ रहे हैं, वो क्या देगा कंपनी को, क्या रिटर्न देगा। अब कंपनी उम्मीद कर रही है, किससे कर रही है, एम्प्लॉय से कर रही है। क्या लिखा हुआ है, दे मस्ट बी परफेक्ट मैच बिटवीन द जॉब एक्सपेक्टेशन एंड द एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, जॉब एक्सपेक्ट ए लिटिल बिट हाई एजुकेशन, हाई नॉलेज एंड द स्किल देन द एक्चुअल पोज्ड बाय द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है जो भी हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो उम्मीद से अच्छी हो। नॉर्मल सी बात है, अगर अच्छी होगी वो आने वाले फ्यूचर के जो चैलेंजेस होते हैं, आने वाले जो फ्यूचर की जो मान लीजिए टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज है। मैंने एग्जांपल लिया था कि ऑनलाइन टीचिंग का, लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से पहले सभी टीचर्स क्या कर रहे थे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। अब उन टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आ रहा था, तो लॉकडाउन लगने के बाद क्या है, टेक्नोलॉजी भी हमने अडोप्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आ चुकी थी कि जिसके कारण हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, और जिनको ऑनलाइन नहीं पढ़ाना रहता वो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी होते जा रहे थे। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि आपके अंदर वो स्किल, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो सब हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा मिले। दैट्स इट। नेक्स्ट है, यही बात आ गई है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल अगर चेंज हो रही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी मोल्ड होना आना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का शेप चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का आकार चेंज हो रहा है। ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ये मर्जर भी हो सकता है, ये अमलगामेशन भी हो सकता है, अमलगामेशन, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एक्विजिशन भी हो सकता है, ठीक है। मर्जर का मतलब क्या है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक कंपनी बन जाती है। मान लीजिए ये ए थी, ये बी थी, ए बी बन जाती है, ए बी लिमिटेड बन जाती है, उसे कहेंगे मर्जर। मीन्स कि जब दोनों कंपनियां मिलकर कोई एक ही कंपनी बन जाती है और दोनों का नाम उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसे कहते हैं मर्जर। ये आपने अकाउंट्स के, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। एमलगामेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए इसको यहाँ करते हैं, ये दो कंपनियां हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है।
ये कंपनी थोड़ी सी क्या है, वीक है फाइनेंशियल से, शेयर होल्डिंग से, मतलब ओवरऑल देखें ये वीक कंपनी है, ये स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो इन दोनों ने मिलकर अमेलगामेट करना, मतलब कि एक दूसरे एक साथ हो जाती है, और बट नाम किसका चलेगा, केवल स्ट्रॉन्ग कंपनी का ही नाम चलता है, उसे बोलते हैं अमेलगामेशन। तो इस केस में भी प्लेसमेंट करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो वीक कंपनी वाले जो एम्प्लॉय होंगे ये उम्मीद करेंगे कि हमें इस कंपनी में, जो एक कंपनी जो बड़ी कंपनी बन रही है, हम दोनों को मिलाकर, तो क्या हो रहा है, हम भी उस कंपनी के एम्प्लॉय बने रहे, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज ही कर लेती है और उसमें केवल उसी का नाम चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपनी थी और ये बी कंपनी थी, तो ए कंपनी स्ट्रॉन्ग थी तो इसने क्या किया, इसको परचेज ही कर लिया बी कंपनी वालों को, तो ये कंपनी थोड़ा क्या कर लिया, इसने इसको परचेज कर लिया। तो इन कारणों से भी प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और रीसाइजिंग का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जो एक्सेस के, जो सरप्लस, इसे हम कहेंगे एक्सेस नहीं, सरप्लस जो एम्प्लॉय है उन्हें क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। जैसे लॉकडाउन के अंदर हुआ था, बहुत सी ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनका ऑर्गेनाइजेशन में अब काम नहीं रहा था। क्यों, अब काम केवल उन्हीं का रहा था जिनके कारण क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की जा रही थी, ऑनलाइन टीच किया जा रहा था, या फिर ऑनलाइन जो भी काम किया जा रहा था ना, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फिट इन अ जॉब। जॉब के अंदर फिट होने की मतलब बात की जा रही है। इसके अंदर ना 3 स्टेजेस आते हैं, 3 कैटेगरी हैं, इंडिपेंडेंट जॉब, सिक्वेंशियल जॉब एंड पूल्ड जॉब। इंडिपेंडेंट जॉब का मतलब होता है जब कोई जॉब किसी दूसरी जॉब के ऊपर क्या नहीं होती, डिपेंड नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या है, टीचर है, ये स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट का सिलेबस कब होगा, जब टीचर करवाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो टीचर क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट हुए। और स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट जॉब का मतलब क्या है, जब कोई एक जॉब किसी दूसरी जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो अपना काम अकेले कर सकती है। सिक्वेंशियल जॉब का मतलब क्या होता है कि जब तक ये वाली पोस्ट का काम, जैसे कि ना मोस्ट ऑफ ये ना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है ये, कि जब तक कैश डिपार्टमेंट वाले कैश नहीं देंगे तो जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं ना वो सामान खरीदेंगे भी नहीं, और जब तक खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अपना काम स्टार्ट भी नहीं करेंगे, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल डिपार्टमेंट वाले अपना सामान भी नहीं बेच पाएंगे, और जब तक सेल नहीं होगी, कहने का मतलब समझ रहे हो, मतलब कैश के ऊपर, फिर परचेज के ऊपर, फिर प्रोडक्शन के ऊपर, फिर सेल के ऊपर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जब तक ये काम नहीं करेगा आगे वाले का काम अटका रहेगा। तो सिक्वेंशियल जॉब का मतलब ये होता है। और पुल्ड जॉब की बात की जाए तो ये इंटरडिपेंडेंट इन नेचर होता है, जो मतलब कि नेचर की बात की जा रही है, वो प्राकृतिक मतलब जैसी सिचुएशन हो, कहने का मतलब सिचुएशन के बेस के ऊपर होते हैं। तो ये होते हैं प्रॉब्लम जो प्लेसमेंट को बहुत इफेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब आ गया होगा समझ में, उस व्यक्ति को उसकी पोस्ट पर बिठाना जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, जो जिसके लिए वो सुटेबल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो ये जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं ये, देन इसके बाद इसके ये स्ट्रैटेजिक जो चॉइस है कि किस प्रोग्राम को यूज़ करके हमें इंडक्शन करना चाहिए, किस प्रोग्राम को यूज़ करके हमें इंडक्शन, देन फिर आपको थोड़ा सा मतलब इसका ओरिएंटेशन का भी बताऊंगी मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस, देन चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी पर्सन को उस पोस्ट और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, इंडक्शन आई और इंट्रोड्यूस का मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, उसके रूल हो गए, उसके रेगुलेशंस हो गए, उनके मतलब कि पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति आया और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल है, प्रोसीडर है, ठीक है, और जितने भी आपके रेगुलेशन हैं उनके बारे में इसको बताना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके से चल रहा है। आपकी बुक में ना यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ये टू वे कम्युनिकेशन, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये टू वे कम्युनिकेशन हमारा ओरिएंटेशन का पॉइंट है।
ठीक है, आपकी बुक में ओरिएंटेशन नहीं दिया हुआ तो इन्होंने एक ही माना हुआ है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। बट मैं आपको प्रॉपर क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ये एमकॉम के स्टूडेंट्स के अंदर भी टॉपिक आया हुआ है और एमबीए के अंदर भी आया है। तो आप सभी स्टूडेंट को कॉमन फैक्टर मानते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का पूरा पर्पज़ है, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस व्यक्ति को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करवाना इस नए एम्प्लॉय को कि इसकी पॉलिसी क्या है, इसके रूल क्या हैं, इसकी क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से काम करता है, मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से क्या करना, इसको फैमिलराइज करवाना, क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम होता है। अब नॉर्मल सी बात है, इसको जब तक नहीं बताएंगे, अब ये खुद नया है भाई, तुम ये बैठे हो बेचारे मासूम से बने, ठीक है, हमें तो कुछ आता नहीं है, जो बताओगे वही हम सीखेंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसके बारे में बताए, जिससे कि ये जो इसकी नर्वसनेस होती है ना, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय आपको पता है 1 से 2 वीक क्या होता है, उसको एडजस्ट होने में लग जाती है। अगर वो एडजस्ट नहीं होता प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को वही बात आ जाती है, वो छोड़ के जा सकते हैं। तो उसको एडजस्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नया पर्सन आता है उस नए पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय किसके रिगार्डिंग, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर देखो कि क्या लिखा हुआ है, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द फैमिलराइजिंग अ न्यू रिक्रूट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना। जैसे कोई फैमिली में कोई नया पर्सन आता है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ना एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे 2 पर्सन की शादी हुई है, एक मेल है एंड एक फीमेल है। मान लीजिए ये जो एक मिस्टर एक्स की बहन है ये, ठीक है, मिस्टर एक्स की बहन की शादी हुई है और इसके घर में एक न्यू मेंबर आया है, इसकी जीजा जी आई हैं, ठीक है। और इस जीजा जी को क्या करना है, पूरी फैमिली के साथ मिलवाना कि ये हमारी चाची है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी चाची की लड़की है, ये चाची का लड़का है, ये हमारे चाचा जी है, ये दादाजी है। कहने का मतलब पूरी फैमिली के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस न्यू पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करो। फिर ये अगले घर जाएंगी मिस्टर एक्स की बहन, तो अगले घर में जाके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पूरी इनकी फैमिली से ये इंट्रोड्यूस करवाएं। यही बात होती है इंडक्शन का मतलब। समझ में आया? अब आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्सन को, नए पर्सन को फैमिलराइज करवाते हो, मिलवाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द, ये कह रहे हैं कि इट इज़ कंसीडर एज द लास्ट फेज ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस, द फर्स्ट फेज ऑफ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इंडक्शन प्रोसेस फैमिलराइजिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, इसके वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिसेस एंड द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे भी काम हो इन्वायरमेंट है उन सभी चीज़ों से इसको मिलवाना, ठीक है। क्योंकि जो ये पर्सन है ये कई बार इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि हर एक पर्सन, जब भी देखो नॉर्मल सी बात है, ये जो मिस्टर, मैंने आपको बताया जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स की सिस्टर को, अपनी फैमिली को, इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो इस फैमिली के अंदर आएगा तो ये भी थोड़ा सा एंजाइटी फील करेगा, थोड़ा नॉर्मल सी बात है। जब किसी और के इन्वायरमेंट में, किसी और इन्वायरमेंट में जाते हो, किसी और फील्ड में जाते हो, किसी और शहर में जाते हो, आप भी क्या होते, थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हो, आपको भी एंजाइटी क्रिएट होती है ना। तो यही बात होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, जो ये नया पर्सन है, जो इसको इनसिक्योर जो फील हो रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको कम करने के लिए ही क्या किया जाता है, उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मोreover इट इज़ नॉट ईजी फॉर ए न्यू एम्प्लॉय पर्सन टू एडजस्ट इन अ न्यू वर्क इन्वायरमेंट। ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए, फिर हमारे लिए भी। अब नॉर्मल सी बात है, आज पोस्टिंग हमारी हरियाणा के अंदर है, कल पोस्टिंग क्या पता हमारी पंजाब के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो। तो ये भी क्या है, जैसे जैसे पोस्ट के अंदर अपनी भी देखो यही होता है, सब में प्रोसेस यही होता है। तो उस एनवायरनमेंट में अंदर एडजस्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी के अंदर इंडक्शन इसलिए किया जाता है कि जो नया पर्सन आ रहा है अपनी कंपनी के अंदर, उसे किसी भी तरह का क्या ना फील हो, एंजाइटी ना फील हो, इनसिक्योर ना फील ना हो, नर्वसनेस ना हो। क्योंकि अगर ये चीज़ होंगी, वो अपने काम के ऊपर सही ढंग से पूरा 100% नहीं दे पाएगा। तो किन किन बातों की, ये 4 बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले कि टू स्मूथ, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को, यहाँ से देखते हैं
जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है, वो क्या करें, उस जो भी नया पर्सन आ रहा है उसके साथ सही ढंग से बिहेव करे। ओल्ड एंड मतलब कि बहुत बुरे वाला, मतलब गुस्से वाला बिहेव, आते ही उसके ऊपर डांट फटकार कर दी तो क्या सोचेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में तो कहाँ फंस गया भाई, ये तो गलत हो गया, यही उसके दिमाग में आएगा ना। तो जब स्टार्टिंग हो रही है, उस पर्सन का पहला दिन है, तो उसे इस तरीके से ट्रीट करो कि उसे ये लगे कि हाँ काम करना है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है, इसके अलावा तो मैं करूँगा नहीं किसी में। समझ में आ रहा है? फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि सभी एम्प्लॉय का उस नए एम्प्लॉय के प्रति सही, मतलब कई बार ऐसा होता है कि नई नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब नए नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो इरिटेशंस होती है, जेलस होती है, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। उनको भी क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ये कि वो भी अपना काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। इफेक्टिव आउट फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय, इफेक्टिवली सभी तरह के काम परफॉर्म करें, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, अब यहाँ से करते हैं कि टू इस्टेब्लिशमेंट ए क्विकली ए फेवरेबल एटीट्यूड टू द कंपनी इन द माइंड ऑफ द न्यू एम्प्लॉय सो दैट ही और शी इज़ मोर लाइकली टू स्टे। यही बात आ गई, अगर उसके साथ आप अच्छा बिहेव करोगे पहले दिन ही, आप अगर उसके माइंड में ये इमेज बन गई कि काम करना है तो इसी एम्प्लॉय में करना है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन होता है, किसी भी चाहे पर्सन का हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का। टू ऑब्टेन द इफेक्टिव आउटपुट, इफेक्टिव आउटपुट के लिए ज़रूरी होता है कि उसे वो तब कब होगा जब उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसका मन लगेगा, फिर वो कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला कर देगा। टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिविंग द क्विकली, यही बात है कि अगर आपने सही तरह की उसको इंट्रोड्यूस करवा, अच्छी तरह से उसको पोस्ट पे बताया, उसको पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करा। अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए ये जो पर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसे ये कहे कि करना, अपना काम करना स्टार्ट कर दो, भाई उसको बताओ तो सही क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अगर उसको यही नहीं बताएंगे तो क्या वो काम करेगा? तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा कि कम से कम भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता तो दे, मैं कहाँ बैठूँ, मेरी जगह कहाँ है। समझ में आ रहा है? तो यही बात होती है कि अगर आप उसके साथ सही ढंग से ट्रीट करोगे तो वो बहुत कम चांसेस होंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के जाए, ठीक है। यही बातें अब यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे ये देख लो, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडक्शन है एक ऐसा टास्क है जहाँ पर एक नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी पॉलिसी, उसके प्रोसीडर, उसके रूल के रिगार्डिंग, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्रामिंग सर्व नंबर ऑफ द पर्पसेस, काफ़ी सारे पर्पस होते हैं, ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करवाता है नए एम्प्लॉय को कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि आपके बिना ये काम नहीं होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ऐसे जैसे ये होता है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर एम्प्लॉय को ना इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए कि उसको ये लगे कि मेरे बिना ये काम हो रहा है, अगर मैं करूँगा तो इसे और अच्छे से करूँगा। मीन्स कि अपनी इंपॉर्टेंस, उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि आप इस कंपनी का पता है कितना बड़ा हिस्सा हो, आपको पता है इतना कितना इंपॉर्टेंस काम, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आप इंपॉर्टेंट हिस्सा हो कि आपके बिना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही, आपके बिना एक कंपनी स्टेबल नहीं है, आपके बिना सेल नहीं बढ़ रही, आपके बिना ये नहीं, मतलब उस बंदे को इंपॉर्टेंस दो भाई, तभी वो और अच्छे से मोटिवेट। जैसे कि आपके थोड़ा सा प्रेज कर देते हैं ना कि हाँ आज तो तुमने बढ़िया, जैसे कि घर में होता है कभी कभी आप काम करवा देते हो पेरेंट्स का या फिर भाई बहनों का, तो क्या होता है कि आज तो बड़ा अच्छा लगा तुमने अपना मेरे साथ काम करवाया, तो प्रेज हर कोई चाहता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मुझे भी भाई प्रेज की ज़रूरत है, जो वीडियो है शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इसके जो फीचर्स क्या हैं। इट ओपन अप टू ए टू वे, बट टू वे नहीं है, ये वन वे है, क्योंकि टू वे हमारा ओरिएंटेशन वाला पॉइंट है, ठीक है। इट बिल्ड अप द इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद द न्यू, ये आपने ये ना सारी ओरिएंटेशन की फीचर्स दे रखी हैं, कोई नहीं मैं आपको वो समझाऊंगी तब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्शन हमारा दो तरीके से होता है, फॉर्मल इंडक्शन होता है, इनफॉर्मल इंडक्शन होता है। फॉर्मल का मतलब समझते हैं जैसे हमने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा था, और हमारा जो इंटरव्यू था फॉर्मल इंटरव्यू होता है, इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। फॉर्मल होता है जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसीडर होता है, प्रॉपर रूल होती है, प्रॉपर ऐसे प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को जब तक फॉलो नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुँचोगे। तो इंडक्शन फॉर्मल वाला कहाँ यूज़ किया जाता है, मोस्टली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनको मैनेज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनके लिए डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है, और उनको प्रॉपरली तभी किया जाएगा जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर पैटर्न होगा।
ठीक है। इनफॉर्मल इंडक्शंस कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है, जहाँ पर आप क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के जो कलीग्स होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके सभी के साथ क्या करते हो? रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। या फिर वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इनफॉर्मल आप यूज़ करते हो। ठीक है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने बेस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है स्ट्रैटेजिक चॉइस इन द इंडक्शन प्रोग्रामिंग। क्या क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे इस इंडक्शन प्रोग्राम को करते टाइम? कौन सी स्ट्रैटेजी हमें नॉर्मली यूज़ करेंगे? कहने का मतलब ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंडक्शन, वही बात आ गई है। फॉर्मल का मतलब होता है जो प्री डिफाइन होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जहाँ पर आप मतलब कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ इनफॉर्मल का, तो आपको मैं समझती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक तो आपके पास क्या है, हाँ ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो ये दो दोस्त हैं, ठीक है, ये आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई कल तो जैसे कि अब अप्रैल लगा हुआ है स्कूल के अंदर, बहुत अभी जब तक 13-14 तारीख के बाद ही बच्चे क्या है बहुत सारी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी स्कूल के अंदर, राइट। तो आपस में बात कर रहे हैं कि मैं तो नहीं आता भाई कल, है ना। एक इसने इसको पता है, ये कहता है कि चलो तू नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें कोई मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करा, ये प्रॉपर प्रिस्क्राइब भी नहीं है कि आपको ऐसे बोलना चाहिए। बस यही बोला ना कि मैं नहीं आता कल, ठीक है। अगर आपको यही बात, अगर आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो क्या आप यही लिखोगे मैं नहीं आता कल? छुट्टी तो तब भी मिलेगी जब आप इतना बड़ा लेटर लिखोगे, टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना स्कूल एंड ऐसे और फिर नीचे रिस्पेक्टेड सर एंड देन डेट। उसमें भी एक ही बात जो मेन इंपॉर्टेंट होगी, क्या कि मैं नहीं आऊँगा कल, कारण आप बता दोगे। वो जो प्रोसेस होती है टू द प्रिंसिपल, ये क्या है? फॉर्मल है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। समझ में आया? मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ। इनफॉर्मल तो क्या है, जो आपस में जो अपने अपने ग्रुप के लेवल के बच्चों के साथ बात कर रहे हो या फिर अपने लेवल के पर्सन के साथ बात कर रहे हो, तो तब वहाँ इनफॉर्मल यूज़ हो सकता है। बट आप जब किसी प्रिंसिपल्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये तो स्कूल लेवल का हो गया। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, आप अपने ऑफिस को आप अपने ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं उनको अगर आप लेटर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडक्शंस फॉर्मल इनफॉर्मल से कैसे है। द इंडक्शंस, यहाँ से आ जाते हैं सीधा। फॉर्मल इंडक्शंस प्रोग्रामिंग, द कंपनी प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड द न्यू एम्प्लॉई आर इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम। उनका जैसा भी प्रोग्राम सेट है, जैसा भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें इंडक्शन करेंगे। Informal induction programming, a new employee are directly placed on the job and the induction depend upon the new employee capability to adopt themselves to their job and organization। क्या कह रहा है? इनफॉर्मल के अंदर तो क्या होगा, एम्प्लॉय की एबिलिटी, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, एम्प्लॉय की जो फीचर है उसके अकॉर्डिंग उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। बट फॉर्मल के अंदर क्या होगा कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आपको कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब यहाँ पे ना एक ओरिएंटेशन का वर्ड आ रहा है, ओरिएंटेशन के वर्ड को मैं समझा देती हूँ। अभी तक हमने क्या किया, इंडक्शन पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बताना, रूल बताना, रेगुलेशन बताना। देन उसके बाद जब एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसकी जॉब, उसकी प्रोफाइल के साथ, दैट मीन्स उसके आसपास के उनके जो जूनियर सीनियर, उसकी जॉब की प्रोफाइल, इन सभी के साथ जब उनको बताया जाता है कि आपके जूनियर ये हैं, आपके सीनियर ये हैं, आपकी जॉब ये है, मतलब कि इंडक्शन के बाद ओरिएंटेशन होता है। इंडक्शन तो क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बारे में, उसके सीनियर्स के बारे में, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये आपको थ्योरेटिकल बता दिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना फॉर्मल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, आपको जब भी लेटर लिखना होगा टू द प्रिंसिपल से लिखना होगा। ये तो बस बता दिया भाई। जब एक्चुअल में जब किसी चीज़ को परफॉर्म करोगे वो ओरिएंटेशन में आएगा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ओरिएंटेशंस इंडक्शंस के बाद आता है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडक्शंस। यहाँ पे कह रहे हैं द सेकंड ओरिएंटेशंस और इंडक्शन प्रोग्राम। इस बुक के अंदर इन दोनों पॉइंट्स को सेम बोला गया है, बट मैं आपको डिफरेंस दोनों का बताऊंगी, ठीक है, एट द एंड में। ये 3 पॉइंट्स रहते हैं बस,
देन हम उसका डिफरेंस करेंगे। ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सिंगल जो न्यू एम्प्लॉई आए हैं उनको क्या करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बारे में बताना। कलेक्टिव का मतलब होता है कि बहुत जो ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ जो मोस्टली जो ये जो है क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाते हैं। अगर मैं मान लीजिए सिंगल एक एक व्यक्ति को ऐसे बताऊं, हाँ जी ये आपकी पोस्ट है, ये ऐसी है, ये वैसे है, भाई साहब कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 4 पर्सन आए हैं, तो चारों को तो इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ईजी है। बट अगर 4000 व्यक्ति अगर नए भर्ती हुए हैं आज के टाइम में, आज के दिन, तो क्या उसको आप एक एक करके इंट्रोड्यूस कराओगे? ये लो जी, आज आप मतलब एक शब्द बोलते बोलते ना आप खुद थक जाओगे जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, है ना। तो जो कलेक्टिव इंडक्शन है वो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वाले अडॉप्ट करते हैं। और जो इंडिविजुअल जो इंडक्शन है वो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर पा रहे होगे। जो हमने फॉर्मल इंडक्शन इनफॉर्मल इंडक्शन पढ़ा, ये दोनों, ये हो गया इनफॉर्मल, ये हो गया फॉर्मल। नेक्स्ट है सीरियल एंड द डिसजंक्टिव इंडक्शंस। एक सीरियल होता है, एक डिसजंक्टिव होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर तो क्या किया जाएगा, एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाया जाएगा जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा, एक महाशय, कहने का मतलब एक महाशय बुलाया जाएगा जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी नॉलेज होगी। एक्सपीरियंस एक सीनियर एम्प्लॉय बुलाया जाएगा जो आपको इंट्रोड्यूस करेगा कंपनी के बारे में, ठीक है। और ये जो डिसजंक्टिव जो अप्रोच है, ये क्या है कि कोई सीनियर एम्प्लॉय नहीं आएगा, कोई ऐसा नया पर्सन नहीं बुलाया जाएगा। इसमें क्या है कि जो आपके लेवल के ही लोग होंगे वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट आपको ना इसमें डिफ्रेंशिएट करने को नजर आओगे, ये अब यहाँ पे ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है आपके, अब यहाँ पर देखो फोर्थ क्या है, इन्वेस्टिचर और डिवेस्टिचर, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपके सेम है बट थोड़ा सा इनके अंदर फिर डिफरेंस आ जाता है। क्या है कि जो आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिचर ओरिएंटेशंस अप्रोच कंपनी सीक टू अप्रूव वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। आपने जो प्लेसमेंट वाले के अंदर 2 पॉइंट समझाए थे मैंने, ठीक है, डिफरेंशियल प्लेसमेंट एंड ट्रेडिशनल प्लेसमेंट, रिकॉल हो रहा है। प्लेसमेंट में तो क्या था कि जिस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति आ रहा है उसी के ऊपर आपने उसी पोस्ट के लिए उस व्यक्ति को अपॉइंट किया, है ना। और डिफरेंशियल के अंदर क्या किया था कि जो पर्सन की क्वालिफिकेशन ढूंढी जा रही है, पर्सन के करैक्टरिस्टिक्स ढूंढे जा रहे हैं और उन करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर फिर जहाँ पर सुटेबल है वो व्यक्ति वहाँ उसको बिठाया जा रहा है। तो इन्वेस्टिचर का मतलब यह है कि जो कैंडिडेट हैं उसके जो करैक्टरिस्टिक्स है उनको ढूंढा पहले कंपनी ने, देन उसके बाद उसे पूरी कंपनी के साथ, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे फैमिलराइज करवाया। डिवेस्टिचर के अंदर क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉय को जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, प्लेसमेंट कर दी, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ माइनर चेंज किए जा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पर तो उसके ही करैक्टरिस्टिक्स ढूंढे जा रहे थे, बट डिवेस्टिचर के अंदर क्या है, कैंडिडेट के अंदर चेंज किया अकॉर्डिंग टू जॉब, दैट्स इट। ये थे आपके क्या 4 स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले जो पॉइंट्स थे मैंने आपको यही करवाए। और यहाँ से जो क्वेश्चंस क्या आता है, पहली बात तो सिंपल यही क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि इंडक्शन और प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब एक इसका डिफरेंस और कर लेते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड देयर इज ओरिएंटेशन। सबसे पहले इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, उसके रूल, उसके रेगुलेशन, उसके प्रोसीजर, इसके इन्वायरमेंट, उसके कल्चर, इन सभी के साथ क्या करवाना, फैमिलराइज करवाना, उसकी जान पहचान करवाना कि हाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हो आपको भी ये फॉलो करने पड़ेंगे भाई, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आपको आपकी जॉब प्रोफाइल, आपको आपकी जॉब से आपके जूनियर, आपके सीनियर, इनसे मिलवाना। मतलब कि पहले इंडक्शन स्टेप आएगा, देन उसके बाद ओरिएंटेशन आता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ना केवल आपको बताया जाएगा कि आपको ये रूल फॉलो करना है। अब आते ही आप ये थोड़ी ना कहोगे नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम ऐसे नहीं करेंगे काम, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या आप जाने फर्स्ट डे ही आप ऐसे करोगे? अगर आपने ऐसे किया होगा ना तो वो कहेगा चलो आप ऐसे करो, आपको अगर चेंज पसंद है ना तो आप यहाँ से चले जाओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ जहाँ पे आप चेंज कर पाओ,
आपको सीधा रिजेक्शन लेटर मिलेगा। तो इंडक्शन के अंदर आप हमेशा वन वे प्रोसीजर होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन खुद मानने पड़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बना रखे। बट ओरिएंटेशन में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अपने जो स्टाफ मेंबर है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कलीग्स हैं, जो आपके जो सेम लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं आल्सो आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर क्वेरी। आपकी जो भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये पॉलिसी एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे। अब ये थोड़ी ना डेली डेली आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, है ना। कंपनी की पॉलिसी, रूल, रेगुलेशंस मोस्टली स्टेबल रहते हैं, बट ड्यू टू देयर इज एक्सटर्नल फैक्टर ये चेंज हो जाती हैं। बट ओरिएंटेशन हमारा लॉन्ग टाइम है, आपको अपने स्टाफ के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहना है। सीक्वेंस की बात की जाए तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है। अब देखो आपको ये बोला कि आपकी ना पॉलिसी ऐसी है, जैसे हमने रिक्रूटमेंट में पॉलिसी पढ़ी थी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है केवल इंटरनल रिसोर्सेज से होगी, मेरिट बेस पे होगी। मतलब आपको बिल्कुल ऐसे ये पेज है ना वैसे पढ़ के बता रहे हैं, आप इसको एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे। वो तब कर पाओगे जब आप उस पोस्ट पर काम करना शुरू कर दोगे। तो इंडक्शन क्या है, एक आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ पर आपको केवल डिटेल प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, कि कंपनी के रूल, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, क्या क्या कुछ क्या मतलब चल रहा है आपके आने से पहले। बट ओरिएंटेशन क्या है, आपका प्रैक्टिकल ओवरव्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर इतनी समय के बाद, मतलब 1 घंटे के अंदर ही हमारा तो चैप्टर हो गया है, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है इंडक्शन एंड प्लेसमेंट का समझ में आया होगा। इसके बाद हम इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र का चैप्टर करेंगे, देन ट्रेनिंग एंड देन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ बता देती हूँ आपके एग्जाम के अंदर 9 क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं इसका क्वेश्चन पेपर ना अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, न्यू क्वेश्चन पेपर चैनल लिंक है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन रिसेंट अभी अपलोड हो रहे हैं, जो भी नहीं हो रहे वो आते जाएंगे। 12 अप्रैल तक आपके सभी क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे और 20 से 22 अप्रैल तक हमारी जो HPU यूनिवर्सिटी है उसके भी हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा सा समय चाहिए हमें, उन समय के अंदर ही हम आपको सभी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आपको इनकम टैक्स की वीडियो भी मिल रही होगी और HRM की भी वीडियो मिल रही होगी। तो समय से पहले आपको सिलेबस करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।